जी हां, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कश्मीर में हारे आतंकवादी आखिर जम्मू को बार बार दहलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान के नए पाप का आज खुलेगा पूरा कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान एक बार फिर साजिशें रच रहा है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान ने फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है। खास बात यह है कि इस बार घाटी के बदले जम्मू इलाके में साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, अब सवाल यह है कि कश्मीर में हारे आतंकी जम्मू की तरफ आखिर क्यों आ रहे हैं। आखिर आतंकी संगठनों की नई रणनीति की वजह क्या है। हालांकि रियासी हो या फिर कठुआ हो या फिर डोडा, आतंक को मुंहतोड़ जवाब देना भारत को आता है। आज खास मेहमानों के साथ इसी पर होगी बात, लेकिन शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और देखिए, अहम खबर, जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 4 हमले हुए हैं। डोडा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। 11 जून के हमले के आतंकियों के स्केच भी जारी हो गए। बहुत जल्द ये अपने अंजाम तक पहुंचेंगे, ये उम्मीद है। डोडा के आतंकियों पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट आपको दे दें। जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 4 हमले हुए हैं और फिलहाल डोडा में सुरक्षा बलों ने तमाम आतंकियों को घेर रखा है। तो आप देखिए, 100 घंटे और 4 हमलों को आतंकवादियों की तरफ से अंजाम दिया गया। पहला हमला कहां पर हुआ यह आपको बताएं। सबसे पहला हमला होता है रियासी में 9 जून की तारीख और शाम 6:15 पर यह हमला हुआ और इसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जो कि शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रहे थे। दूसरा हमला हुआ कठुआ में, जहां 11 जून को यह हमला हुआ रात के 8 बजे। 2 आतंकवादी इस हमले में ढेर किए गए। जी हां, और तीसरा हमला डोडा में होता है 11 जून रात को 1 बजे। इसमें 5 जवान घायल होते हैं। और चौथा हमला भी इसी डोडा में अंजाम दिया गया 12 जून रात 8 बजे, जिसमें 1 जवान के घायल होने की खबर है। और जम्मू कश्मीर के डोडा में इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। डोडा के गंदों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की फायरिंग में कल घायल हुआ था जवान। आतंकी छिपकर कहां बैठे हैं, किस बिल में घुसे हैं, ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन लगातार अंजाम दिया जा रहा है और बहुत जल्द ये आतंकी भी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। अब सवाल ये उठता है, इन हमलों के बाद 4 दिन में 4 बड़े हमलों का अंजाम दिया गया। आखिर क्यों बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, ये जरा आप समझिए। जम्मू कश्मीर में संभावित चुनाव, घाटी में पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या, इससे बिलबिलाया हुआ, इससे घबराया हुआ है पाकिस्तान। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से रिकॉर्ड वोटिंग जम्मू कश्मीर में दर्ज की गई, इससे भी पाकिस्तान बेहद परेशान है। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर भी पाकिस्तान की साजिश साफ तौर पर समझ में आती है। आतंकवादियों को स्थानीय मदद में कमी आई है, इससे भी पाकिस्तान के आतंकवादियों में काफी बौखलाहट है। धारा 370 हटने के बाद जो माहौल बन गया है, जो सामान्य हालात हुए हैं शांति, इससे भी पाकिस्तान में घबराहट है। घाटी में सामान्य होता जनजीवन, यह वजह है पाकिस्तान की परेशानी बौखलाहट के पीछे। और करुणा, एक और अहम बात निकलकर सामने आ रही है कि कश्मीर से हटकर अब जम्मू को बार बार दहलाने की कोशिश हो रही है। जम्मू इलाका निशाना क्यों बन रहा है, इसकी वजह क्या है, यह भी जरा समझिए। आतंकियों की रणनीति में यह बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब पड़ता है यह पीर पंजाल का इलाका, जहां पर घुसपैठ आसान मानी जाती है कंपैरेटिवली। घुसपैठ के साथ ही हमले की रणनीति सामने आई है। हमले के बाद छिपने में आसानी होती है क्योंकि इस इलाके में घने जंगल मौजूद हैं। घाटी तक पहुंचने में आतंकियों को मुश्किल हो रही है। और जिस बात का जिक्र भी करुणा कर रहे थे कि 370 हटने के बाद घाटी का माहौल बदला है, और यही वजह है कि कश्मीर घाटी से इतर अब जम्मू में आतंकवादी अपने मंसूबों को अंजाम देने की कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल वी.के. दत्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कर्नल U.S. राठौड़ हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले वी.के. दत्ता साहब, आपसे जानना चाहेंगे, एक जो अहम पॉइंट अभी हमने अपने दर्शकों के सामने रखा कि कश्मीर से हटकर अब जम्मू में बार बार आतंकी हमले की कोशिश हो रही है आतंकी संगठनों की तरफ से,
इसके पीछे आपको क्या मोटिव नजर आता है? ये जो स्ट्रैटेजी में चेंज किया गया है, सरहद पार बैठे जो आतंकी आका हैं वो अपनी रणनीति में जो बदलाव ला रहे हैं, इससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, ऐसा है कि जो ये साउथ ऑफ पीर पंजाल में ऑपरेशंस इनके बड़े हैं जी, इसके दो बड़े कारण हैं। एक तो जो हमने अपनी यूनिफॉर्म फोर्स जो ये पूरे इलाके को कवर करके रखती थी, जो आपका रजौरी से लेके जम्मू तक के रीजन को पूरे हिंडरलैंड के इलाके में हमारी रोमियो जो यूनिफॉर्म फोर्स थी आरआर की, उसको हमने वहाँ से शिफ्ट करके एलएसी पे मूव किया जब ये चाइनीज़ का वहाँ पे जमावड़ा हुआ। उसके चलते इस इलाके में हमारी सिक्योरिटी का जो एक वॉइड हुआ, वॉइड का मतलब है कि जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रुप्स हमारे थे उस इलाके में वो कम हुए। अभी इसका फ़ायदा उठाते हुए ये जो टेररिस्ट ग्रुप हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, ये लोग इस इलाके में एक्टिव हुए हैं ताकि हम किसी तरह से दोबारा जो हमारी फोर्सेस यहाँ से निकली है उनको हम वापस यहाँ पे ले आएँ और एलएसी के ऊपर प्रेशर कम हो जाए। इससे ये जाहिर होता है कि चीन और पाकिस्तान की मिली भगत भी है इसके अंदर। अच्छा। हालांकि हमने पाकिस्तान को बिल्कुल क्लियर चेतावनी दी है कि अगर आपने कोई ऐसी हिमाकत करी तो हम तुमको मुंह तोड़ जवाब देंगे और घुस के मारेंगे। तो अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है कि टेस्टिंग दी वाटर। टेस्टिंग दी वाटर का मतलब ये है कि वो देख रहा है कि नई गवर्नमेंट बनी है, अभी हम देखते हैं भाई क्या करेंगे। और दूसरा बड़ा शिफ्ट क्या किया है इन्होंने, बड़े ग्रुप्स की जगह ये छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। 2 या 3 आदमी का ग्रुप, 2 या 3 आदमी का ग्रुप कोई भी वारदात करके एक जगह पे गोली चला के बड़ा आसानी से छुप सकता है। अगर वो बड़ा ग्रुप होता तो उसको घेरे जाने में आसानी होती है, वो मारे जाने में आसानी होती है। इसलिए इन्होंने ये टैक्टिक चेंज किया है। और ये आप देख रहे होंगे पूरा पुंछ, रजौरी, सुरनकोट, अभी ये जो रियासी, कठुआ, हीरानगर, यहाँ पहले भी हो चुका है। नगरोटा में हमले हो चुके हैं। नेशनल हाईवे जो हमारा चलता है उसके ऊपर पहले भी वहाँ पे हमले हो चुके हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन वैली के अंदर हमारा जो ग्रिड है बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये इलाके में थोड़ा हमारा शैलो डिप्लॉयमेंट है। तो अभी इसका फायदा उठाते हुए, और दूसरा क्या फायदा उठाया जा रहा वीके दत्ता सर। और आपने जो बड़ी बात कही, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इसमें चीन की भी आपको मिली भगत नजर आती है। आगे बढ़े इस पर और जानकारी आपको दे और खास मेहमान से बात करें। आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से क्या कहा गया इन आतंकवादी हमलों को लेकर। समाज का हर एक वर्ग व्यथित है और सबके मन में गुस्सा है। मैं उनके गुस्से को समझ सकता हूं और आज इस मंच से मैं सभी नागरिकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के सूरवीरों के हौसलों पर हमें भरोसा रखने की जरूरत है। आतंकवादियों और उनके सपोर्टर्स का जम्मू कश्मीर की इस मिट्टी से नामो निशान मिटा करके ही हम चैन लेंगे। तो देखिए, राजौरी, पुंछ और रियासी ये हमले क्यों बढ़े, ये जरा अब हम आपको बताते हैं। एलओसी का 200 किलोमीटर का हिस्सा दरअसल 3 जिलों से होकर गुजरता है। 3 जिलों में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। 3 जिलों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगल हैं, जिनका फायदा उठाने की फिराक में है ये बुज़दिल आतंकी। भौगोलिक स्थिति का आतंकी फायदा उठाते हैं। पीर पंजाल रेंज आतंकियों के लिए पनाहगार बनी हुई है। ऑपरेशन से बचने में पीर पंजाल रेंज मददगार साबित होती है, यानी घटना को अंजाम देते हैं ये आतंकी और फिर इन इलाकों में छुपकर बिलों में बैठ जाते हैं। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी हमलों के बाद शिवसेना यूबीटी की मांग, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेलने की जो मांग है वो की गई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ मैच का बहिष्कार किया जाना चाहिए। शिवसेना यूबीटी ने पीएम बीसीसीआई को बकायदा इस बाबत चिट्ठी लिखी है कि पाकिस्तान के साथ कोई मैच ना खेला जाए। कर्नल यूएस राठौर सर भी हमारे साथ है, उनका रुख करते हैं। यूएस राठौर सर, आप देखिए किस तरह से पाकिस्तानी जो आतंकी उन्होंने हमलों की शुरुआत की है। 9 तारीख को उस दिन हमला होता है जब प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेते और उसके बाद लगातार 4 दिन तक एक के बाद एक हमलों को अंजाम दिया गया। कैसे आप देखते हैं इनको? देखिए करुणा, ये 9 तारीख के बाद से चौथा हमला आप बता रहे हैं। हाँ। ये एक डिजाइन है, ये ऐसे नहीं है इस पे किसी की सरपरस्ती है और वो सरपरस्ती पाकिस्तान से आ रही है। इसके मतलब साफ है कि मोदी 3.0 गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान कोई अच्छे रिलेशन रखने का
ख्वाहिशमंद नहीं है। ये चीज़ हमें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अब बात आती है कि पीर पंजाल के साउथ में ही क्यों सारे अटैक हो रहे हैं। भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है, इन्फिल्ट्रेशन बड़ी आसानी से हो जाता है, काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड में गैप्स आए हुए हैं जैसे जनरल दत्ता ने बताया। और उसके साथ एक बात और है कि जितनी बार भी यहाँ अटैक्स हुए हैं, अभी रिसेंट मेमोरी में आप बोलें सन 22 से लेकर अभी तक, सभी के सभी में सरप्राइज एलिमेंट था। उसमें काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई सिक्योरिटी फोर्सेस को, और वो अगर उनको दौड़ाया गया, पीछा किया गया, 3-3, 4-4 दिन ऑपरेशन चले और टेररिस्ट मारे नहीं जा सके। तो ये उनको भी खून उनके जबान पे लग गया है कि इस इलाके में हम सिक्योरिटी फोर्सेस को चैलेंज कर सकते हैं। अभी आप बात करें, अभी हुए इलेक्शंस में इन दोनों जगहों में से बीजेपी के एमपी चुने गए, तो उन्होंने चैलेंज तो करना है किसी न किसी को, तो इसलिए एक अथॉरिटी को चैलेंज भी किया जा रहा है। अभी बात आती है वादी में, क्यों नहीं? वादी में अगर आप कोई टेररिस्ट वारदात करते हैं तो टूरिज्म पे असर पड़ता है, लोगों में गुस्सा बढ़ता है। वहाँ टारगेट्स नहीं है, या तो आप माइग्रेंट वर्कर को मारते हैं, या किसी कश्मीरी हिंदू को ढूंढते हैं, या आप किसी मुलाजिम को ढूंढते हैं जो जम्मू से आया है। यहाँ पर टारगेट रिच कंट्री है, यहाँ 50-50 में हिंदूज भी रहते हैं, तो टारगेट ढूंढना इनके लिए आसान है। और इसलिए अब इनकी सारी जो एडवांटेज दिखाई दे रही है वो बंद करनी पड़ेंगी। और एक बात और, ये सारे टेररिस्ट जो हैं हैंड पिक्ड हैं, इनमें से अधिकांश के पास आप पाकिस्तान की आर्मी एसएसजी में सर्विस करने का अनुभव है। और अभी डोडा में जो पकड़ा गया, मारा गया टेररिस्ट, उसके पास से अमेरिकन राइफल निकली है। अमेरिकन राइफल कभी नहीं आती थी, ये कहाँ से आई है? ये अफगानिस्तान में जो यूएसए के हथियार छूटे थे, उसमें जो बंदर बांट हुई इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मिली, और वो अब यहाँ पर आना शुरू हुई है। तो ये चिंता का विषय होना चाहिए। बिल्कुल चिंता का निश्चित तौर पर विषय है। और इसीलिए ये समझ में आया, राठौर साहब, जिन बातों का आपने जिक्र किया उसके आधार पर, कि डोडा, कठुआ, रियासी, इन इलाकों को आखिर क्यों बनाया जा रहा है निशाना। और देखिए श्रद्धालुओं पर कब कब हमला हुआ है यह भी आपको जरा बता देते हैं। मई 2022 वैष्णो देवी रूट की बस, 4 लोगों की मौत होती है और 24 लोग घायल होते हैं आतंकी हमले में। अगस्त 2000 पहलगाम कैंप, 32 लोगों की इसमें जान गई और 60 लोग घायल हुए। श्रद्धालुओं को कब कब बुज़दिल आतंकियों ने बनाया है निशाना, ये आपको बता रहे हैं। 9 जून 2024 वैष्णो देवी रूट की बस पर रियासी में हमला होता है, 9 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है और 40 लोग घायल होते हैं। बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किए हैं 4 आतंकवादियों के स्केच। डोडा पुलिस ने जारी किया है आतंकवादियों के स्केच को। भद्रवा, थाथरी, गंदोह में एक्टिव है यह आतंकी, जो जानकारी सामने आ रही है, और जानकारी देने वालों को 5 लाख के इनाम की घोषणा की गई है। तो ये देखिए 4 तस्वीरें जो जारी की गई है, चारों आतंकवादियों के स्केच आप देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आतंकवादी। डोडा पुलिस ने इन आतंकवादियों के स्केच को जारी किया है, और जानकारी यह भी है कि भद्रवा, थाथरी, गंदोह में यह आतंकवादी एक्टिव है, और जो जानकारी देगा इनके बारे में उन्हें 5 लाख के इनाम की घोषणा की गई। और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? पहले रियासी, इसके बाद कठुआ, इसके बाद डोडा, और आतंकवादियों के भी स्केच को जारी किया गया है। अब वो हमजा का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। अभी तक क्या आपको नजर आ रहा है जिस तरह से हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये करूँ कि अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो लगातार 2 बड़े पैटर्न्स को, या फिर 2 बड़ी चीजों को जो लगातार कह रही है, वो ये कह रही है कि इनके ऑपरेशंस के पैटर्न में 2 बड़े बदलाव है। पहली बात अगर आप देखें कि 2019 या 20 से पहले जम्मू कश्मीर में जो अटैक होते थे वो कैसे होते थे। दरअसल फिदाइन हमले ज्यादातर किए जाते थे, 6, 8, 10 की संख्या में आतंकी आते थे जो फौरन एफटी होते थे, और वो लगातार बड़े बेसिस को, बड़ी जगहों को टारगेट करते थे। लेकिन अब इनका जो पैटर्न बदला है वो बदला है स्पॉट टारगेटिंग का, यानी 2 या 3 लोगों की टीम होगी,
होगी जो ऐसे स्पॉट को आइडेंटिफाई करेगी जहां से या तो मिलिट्री कॉन्वॉय जाते हो या फिर बहुत लिमिटेड मिलिट्री कॉन्वॉय जाते हो रसद के लिए, सामान के लिए या फिर ड्यूटी चेंज के लिए। लेकिन अब ये टारगेट कर रहे हैं सिविलियन एरियाज को भी। दूसरा बड़ा पैटर्न जो देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि अब तक इनके ऑपरेशंस या इनके जो स्पॉट टारगेटिंग थी वो एलओसी के पास थी, पुंछ, राजौरी, इन इलाकों में, जहां सुरनकोट, इन इलाकों के अंदर जहां पर आप जब मूवमेंट करते हैं तो घने जंगल होते हैं, ये अटैक करते हैं और फिर एलओसी के पार निकल जाते हैं। लेकिन अब इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रईसी के अंदर अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि खास तौर पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर ये टारगेट कर रहे हैं सिविलियंस को। तो निश्चित तौर पर इस पैटर्न में बदलाव जरूर आया है। लेकिन एक और अगर आप देखें एक चीज जरूर है कि इनके अटैक ज्यादातर जम्मू में इसलिए हुए क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान की तरफ से भी मैसेज जाना चाहता है कि देखिए ना सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू में भी क्या अस्थिरता है और लगातार ये अटैक असेंबली चुनावों को लेकर तो किए ही जा रहे हैं, बल्कि इसलिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि वो चाहते नहीं है कि अभी जो 370 को लेकर जो पिछले 3-4 साल से चीजें सामान्य हुई है, 70% से जो लगातार कम हुई है आपके जो अटैक्स, उनको कहीं ना कहीं एडवांस किया जाए, उनको लगातार बढ़ाया जा सके। करुणा जी बिल्कुल, हमारे साथ दत्ता जी भी मौजूद हैं। दत्ता जी, एक और थ्योरी इन तमाम हमलों के बाद सामने आ रही है कि भाई आतंकियों के हौसले अचानक इतने बुलंद कैसे हो गए, जब इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव हुए, लोगों ने बढ़ चढ़कर पूरे वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया जम्मू कश्मीर के, लेकिन एक घटना और होती है। बारामूला में इंजीनियर राशिद जो कि टेरर फंडिंग का आरोपी है, तिहाड़ जेल में बंद है, वो जीत जाता है उमर अब्दुल्ला को हराकर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल इससे भी एक तरह का खाद पानी मिला है आतंकी संगठनों को। उनको ये लग रहा है कि अलगाववादी लोगों की जो सोच है, जो जड़ें हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं बाकी हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। आप कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में कोई भी आदमी अपना चुनाव के लिए नामांकन कर सकता है और चुनाव लड़ सकता है। और ये आपने देखा होगा कि वैली के अंदर भी वो जो लोग मिलिटेंसी के साथ जुड़े हुए थे उनको जीत मिली, और पंजाब में भी आप देखें कि अमृतपाल जो जेल में है वो भी इलेक्शन जीत गया। तो ये इसके कारण इन लोगों को डेफिनेटली बढ़ावा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये टेररिस्ट किसकी शय पे आ रहे हैं? ये पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान ISI, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे हाफिज सईद हो या दूसरे जो मशहूर अजहर वगैरह हो, ये वहाँ बैठे हुए हैं। तो हम जब तक जड़ नहीं काटेंगे तो ये फल तो इनके निकलते रहेंगे। तो हमको एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में पाकिस्तान की वो जड़ काटनी पड़ेगी जो ये टेररिज्म को और टेररिज्म के गुर्गों को पैदा कर रहा है और क्रॉस बॉर्डर आके हमारे ऊपर हमले करवा रहा है। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे तो हम छोटा मोटा एक पेड़ का एक फल तोड़ दिया, 2 तोड़ दिए, आपको जड़ काटनी पड़ेगी। और जड़ काटने के लिए हमको अभी से तैयारी वो पहले से हो रही है और हमें आगे करनी पड़ेगी और इनको एक ऐसा झटका देना पड़ेगा कि आगे से ये टेररिज्म के बारे में सोचना बंद कर दें। बिल्कुल, आतंकवाद और अलगाववादी सोच की जड़ पर हमला करना जरूरी हो गया है। अब ये एक बड़ी राय निकलकर सामने आ रही है। धोखा पाकिस्तान की फितरत में है, पाकिस्तान को तो क्या ही कहा जाए। पाकिस्तान के इसी इतिहास पर आइए जल्दी से आपको 1 मिनट की रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। याद कीजिए 1999 में सरकार बनाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2 दिन के दौरे पर पाकिस्तान गए थे। दोनों देशों के बीच लाहौर घोषणा पत्र के नाम से द्विपक्षीय समझौता हुआ। परिणाम कारगिल युद्ध की शक्ल में दिखा। इसके बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के न्योते पर तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भारत आए। दिसंबर 2001 में देश की संसद पर आतंकी हमला हुआ। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। मनमोहन सिंह सरकार में पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की पहल। पाकिस्तानी आतंकियों ने 2008 में मुंबई को टेरर अटैक से दहला दिया। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी नवाज शरीफ के घर एक शादी में शामिल होने पाकिस्तान पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा अचानक हुआ था। मोदी के पाकिस्तान दौरे के कुछ दिन बाद ही जनवरी 2016 में पठानकोट में आतंकी हमला हो गया। और देखिए कर्नल यूएस राठौर सर भी हमारे साथ हैं। यूएस राठौर सर, हमने दिखाई इस रिपोर्ट में कि इसके जरिए कि किस तरह से भारत की तरफ से हर बार कोशिश की गई, चाहे वो 99 हो या फिर इसके बाद का जो वक्त है, किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है वो सबने देखा है।
क्या आपको लगता है, वजह क्या आपको नजर आती है? क्या पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की जो आर्मी है, उनको भी खाद पानी या फिर उनको भी जो जीवन है वो इसी से मिलता है क्या? जब हमले होते हैं और उसके बाद वहां पर ये लोग खुश हो जाते हैं? देखिए करुणा, जो आप कह रहे हैं सही है। अभी हाल में नवाज शरीफ ने खुद बयान दिया और कहा कि 1999 में हमारी बातचीत बहुत एडवांस हो गई थी, चीज़ें तय हो रही थी और उसी समय कारगिल किया गया। हम अपने जो हमने बातचीत में तय किया तो उस पर मुकर गए और इंडिया की पीठ पे छुरा भोंका। तो ये एक लंबी कहानी है, क्योंकि पॉलिटिशियंस और आर्मी और ISI पाकिस्तान पर एक पेज में नहीं रहते। अब एक चीज़ और भी छोटा सा मैं बात कहना चाहूँगा यहाँ पर। पाकिस्तान अभी हाल में काफ़ी दिनों से इंडिया को एक्यूज़ कर रहा है वहाँ पर जो टेरर अटैक चल रहे हैं। जो सारे टेरर अटैक्स आपको सुनाई देते हैं उसमें इंडिया का नाम जरूर आता है। क्या पाकिस्तान ये जो टेरर स्पर्ट आई है अभी इंसिडेंट्स में, कांटे से कांटा निकालने की कोशिश कर रहा है? दूसरी चीज़ जो खास है, POK में जो अनरेस्ट चल रहा है, उस POK के अनरेस्ट को इंडिया अपनी तरफ कैपिटलाइज ना करे या इनकैश ना करे, क्योंकि POK के अनरेस्ट में इंडिया का मोटिवेशन ये है इंडिया की डेवलपमेंट। उस डेवलपमेंट से POK में अनरेस्ट हो रहा है। उसको भी देखते हुए पाकिस्तान कहीं डर रहा है और उसकी वजह से उसने एक ये प्रोएक्टिव अप्रोच तो नहीं ले रही है इंडिया के खिलाफ कि ये चीज़ मैं अभी से पेश बंद कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन सुमित, इसका अंजाम भी तो पाकिस्तान को पता है। लगातार इन हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ की बात सामने आना, पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं का एक्टिव होना, उसके तमाम सबूत, आतंकवादियों की तमाम महफिलें जिसमें भारत के खिलाफ इस तरह के हमलों का आह्वान किया जा रहा है, वो सब कुछ तो अब हमारे पास है। क्या एक और बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ आने वाले चंद दिनों में हम देखेंगे क्या? और पाकिस्तान भी क्या इसी के इंतजार में है क्या, जो इस तरह की हरकतों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए जमीन, अगर आप देखें 4 से 5 सालों में पाकिस्तान ने ऐसी कोई बड़ी वारदात नहीं की, ऐसी बड़ी घटना को अंजाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि ना तो उसके पास वो कैपेबिलिटीज बची हैं और ना ही उसके पास वो सपोर्ट है, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कह लीजिए, चाहे वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कह लीजिए, या फिर वो लगातार जो तमाम देशों से, ईरान से, तुर्की से मांगता था, वो सपोर्ट भी कम हो गया। दरअसल अभी क्यों हो रहा है, अगर आप देखें, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं, खासतौर पर अफगानिस्तान से लगता हुआ उसका बलूच एरिया, खासतौर पर इन इलाकों के अंदर उसको बड़ा सपोर्ट अब मिलने जा रहा है चीन का। और चीन लगातार ये कह रहा है कि आपके सपोर्ट में, इस इलाकों के अंदर हम आपको सपोर्ट करेंगे मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर, आप अपनी मूवमेंट उस इलाके में भारत के साथ जो बॉर्डर्स हैं उस पर डिप्लॉय कीजिए। यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार अब इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ना सिर्फ सपोर्ट ज्यादा बढ़ा है, बल्कि पाकिस्तान भी चाहता है कि LOC को दोबारा से वो एक्टिव करे। और यही वजह है कि इस तरीके के अटैक हम देख रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर आप मानिए कि बहुत कैलकुलेटिव तरीके से इन ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए इन टेररिस्ट को ट्रेन किया गया है। बहुत अच्छे तरीके से इलाकों के बारे में बताया गया, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि देखिए जम्मू के इलाके को लगातार गर्म करने की कोशिश की जा रही है, उसमें ज्यादातर अटैक करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस इलाके के अंदर अस्थिरता फैलाई जा सके। बिल्कुल, और ये जो टारगेट है वो साफ नजर आ रहा है, यानी कि घाटी के बाद अब जम्मू में आतंकवादी अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का रुख कर रहे वैष्णो देवी यात्रा को लेकर। ये बहुत बड़ी खबर है, वैष्णो देवी रूट की सुरक्षा बढ़ाई गई है, श्रद्धालुओं को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो वैष्णो देवी यात्रा, उसकी सुरक्षा को लेकर ये बहुत बड़ी जानकारी, सिक्योरिटी को टाइट किया गया है और श्रद्धालुओं को भी सावधान रहने के लिए कहा गया है, खास तौर पर जो रियासी हमला हुआ उसके बाद। तो देखिए, तमाम जो एहतियाती कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से बताते हैं कि वैष्णो देवी के रूट को लेकर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। एक तो रियासी कटरा का ये जो पूरा मार्ग है, ये जो पूरी रोड है, इस पर सुरक्षा बलों की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। हर बस में 2 सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे, यह भी तय कर दिया गया है। रियासी कटरा के बीच 5 नए बैरक्स बनाए गए। यात्रा के दौरान तमाम जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रात में यात्रा नहीं करने को कहा गया है। यात्रियों को जंगल में रुकने की भी मनाही घोषित कर दी गई। रिहायशी इलाकों में ठहरने की उन्हें सलाह दी गई है। गाड़ियों की ट्रैकिंग के लिए RFI टैग भी लगाया गया है। ये तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं और बहुत सारे कदम ऐसे हैं जिनकी डिटेल हम यहां पर आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे एहतियाती कदम उठाए गए हैं कि अब अगर कोई आतंकी इस तरह के हमलों के बारे में सोचेगा तो उसका अंजाम
बहुत जल्द और बहुत बुरा होगा। बिल्कुल। और देखिए वीके दत्ता सर हमारे साथ बने हुए हैं। वीके दत्ता सर, जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे कुछ हद तक जो आतंकवादी हैं उनके हमलों पर कोई रोक लग सकती है? और एक और बात जो अभी आपने कही थी कि जड़ से खत्म करना होगा, भारतीय सेना ने पहले भी सरप्राइज किया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट स्ट्राइक। क्या वक्त आ गया है कुछ इसी तरह से भारतीय सेना फिर से एलओसी के उस पार सरप्राइज करे? देखिए, ऐसा है कि जो पैटर्न बना है अभी कि ये सॉफ्ट टारगेट को स्ट्राइक कर रहे हैं, और ख़ास करके उस इलाके में जहाँ पे हमारे जो श्रद्धालु हैं वो जा रहे हैं, चाहे वैष्णो देवी हो, कटरा का इलाका है, यहाँ अभी अमरनाथ यात्रा जो चालू होने वाली है। अमरनाथ यात्रा का एक बहुत सटीक तरीके से सिक्योरिटी पूरा पैटर्न बनाया जाता है, जिसके अंदर हमारी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, सीएपीएफ, आरआर वगैरह का डिप्लॉयमेंट होता है। और मैं हर एक साल 2009 से अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी को रिव्यू करता हूँ, और उनके उधर जाके हम पूरी चीज़ों को चेक करके रिहर्सल्स भी कराते हैं। अभी जहाँ तक ये इलाके का सवाल है, अभी यहाँ पे आरोपी ज़्यादा बढ़ा दी जाएंगी। जो श्रद्धालुओं की कॉन्वॉइज हैं, जो गाड़ियाँ हैं, उनको एक कॉन्वॉय के तौर में लेके जाया जाएगा। उस कॉन्वॉय के साथ में हमारे सिक्योरिटी के अमला भी चलेगा, ताकि इस इलाके में ये सॉफ्ट टारगेट के ऊपर हमला ना कर पाएँ। और अभी जहाँ तक जो सवाल है जड़ काटने का, जड़ तो हम काटेंगे, कैसे काटेंगे, कब काटेंगे, वो हम चुनेंगे। बिल्कुल। और जब हम चुनेंगे पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा, सिर्फ उसको एक झटका लगेगा जो ज़िंदगी भर याद रखेगा। तो ये मेरा तो अपनी तरफ से मशवरा है पाकिस्तान को कि तुम ठीक है छोटे मोटे चाकू के घाव करते रहो, हम आके तुमको ऐसा थोड़ा मारेंगे कि तुम याद रखोगे। हमने उसको कंट्रोल करके रखा है। हम एलओसी को एक्टिवेट कर सकते हैं, हम सीज फायर को एब्रोगेट कर सकते हैं। आपने जो अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है, हम तुमको बैटल ऑफ अट्रीशन में ले आएंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल में। तुम्हें उसके ऊपर पैसा खर्चना पड़ेगा अपने शेल इस्तेमाल करने के लिए, आर्टिलरी इस्तेमाल करने के लिए। तो हमको प्रवोक मत करो। जब हम प्रवोक होगे तो तुम्हें हमको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेरी सुझाव है पाकिस्तान को। तो हमें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है राठौड़ साहब, लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि जो अलगाववादी सोच का खात्मा किया जाना है, इसके लिए जो मुहिम चलाई जा रही है, क्या उस मुहिम को भी और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है? हमने पिछले दिनों देखा तमाम जो अलगाववादी संगठन हैं उन पर बैन लगा, उनको खाद पानी जहां से मिल रहा था उस रास्ते को काटने की कोशिश की गई। लेकिन और कड़े प्रहार की भी जरूरत है क्या, ताकि इस तरह की सोच पनपने से पहले ही खत्म की जा सके? वो भी कोशिश करनी होगी क्या? देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर में सभी को अपनी विचारधारा रखने का हक है, और इसी का मिसयूज़ करके हिंदुस्तान में बड़े संगठन खड़े हो गए, और इस पे सरकार ने काफ़ी रोक लगाई है। और आप देख सकते हैं कि अलगाववादी सोच के लोग एमपी बन रहे हैं, जेलों में बंद हैं, लेकिन वो चुने जा रहे हैं। तो लगता है कि समाज में, राजनीतिक विचारधारा में इस अलगाववादी सोच पे लगाम लगाने की और भी ज़रूरत है, चाहे इसके लिए पर्सनल फ्रीडम को भी क्यों न चेक करना पड़े, क्योंकि ये देश के लिए खतरनाक है। हमने देखा पीएफआई इतना इनोसेंट नाम था, जब उसको ढूंढना शुरू किया, उसके जब हमने जड़ों पे गए तो कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन निकला। तो इस तरीके की चीज़ पे अभी हिंदुस्तान पे ये सबवर्जन का खतरा, सैबोटाज का खतरा टला नहीं है जी, और इसे रोकने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि जो अलगाववादी सोच है इसका खात्मा कैसे हो, कुछ और बड़े और कड़े फैसले लेने की जरूरत है। आप देखिए एक और बड़ी खबर, डोडा में पूरे इलाके को सेना ने घेर रखा है, रुक रुक कर आतंकी फायरिंग कर रहे हैं। रात से आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी है। तो डोडा में जो हमला हुआ इसके बाद से ही लगातार जो ऑपरेशन है वो चल रहा है डोडा के इलाके में। यहां पर पूरा जो इलाका है जंगल का इलाका, उसे सेना ने कॉर्डन ऑफ कर रखा है, सेना ने घेर रखा है, और रात से ही आतंकवादियों के साथ ये मुठभेड़ एनकाउंटर जारी है। रुक रुक कर लगातार फायरिंग हो रही है। अंकित, क्या जानकारी दे सकते हैं आप? देखिए, कल रात को चौथा एनकाउंटर जम्मू संभाग में हुआ है। डोडा जिले के गंदू इलाके में ये एनकाउंटर हुआ है, जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। वहीं आपको बता दें कि
कल ही डोडा पुलिस की तरफ से 4 आतंकियों के जो पोस्टर है वो भी जारी किए गए हैं। पूरे इलाके को पूरा सेना ने घेर लिया है और लगातार आतंकियों और सुरक्षा बल जो है वो लगातार ये जो सुरक्षा बल है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए जो इस इलाके में छुपे हुए हैं। चैलेंज सुरक्षा बलों के सामने ये है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, टोपोग्राफी इस तरीके की है कि घने जंगल का इलाका है। यही वजह है कि सुरक्षा बल कोई भी कुताही नहीं बरतना चाहते, अपना टाइम ले रहे हैं। यही वजह है कि इस एनकाउंटर में समय लग सकता है। लगातार सुरक्षा बलों की प्राथमिकता है कि किसी भी तरीके से कोई भी कोलैटरल डैमेज ना हो। यही वजह है कि इस एनकाउंटर में समय लग सकता है और लगातार सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। वहीं इसी के साथ जो डोडा का छत्रगला इलाका है वहां पे भी सुरक्षा बलों की तरफ से बड़े पैमाने पे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जिन आतंकियों ने भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट नाके पर फायरिंग की थी उनको दर दबोचा जाए, उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। तो कुल मिला के 4 दिन में जम्मू संभाग में 4 आतंकी घटनाएं होती है जिसके बाद जम्मू संभाग में पूरी बिल्कुल और आतंकियों की धरपकड़ का सिलसिला जारी है। बहुत जल्द ये आतंकी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे ये हम उम्मीद कर रहे हैं। अंकित, आप से आगे भी जानकारी लेते रहेंगे और जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो राजनीतिक हलकों से है। आतंकी हमलों के बाद शिवसेना यूबीटी की मांग, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न खेलने की मांग की गई है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ मैच का बहिष्कार हो, यह कह दिया है शिवसेना यूबीटी ने। बाकायदा उद्धव ठाकरे की पार्टी ने प्रधानमंत्री और बीसीसीआई को इस बाबत चिट्ठी लिखी। में रियासी जिला हो, चाहे कठुआ हो, चाहे डोडा हो, पिछले 3-4 दिनों से आतंकवादी हमले हो रहे हैं। हमारे नागरिकों की मौत हो रही है, हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, पुलिसकर्मी घायल और शहीद हो रहे हैं। यह सब देखते हुए मन बहुत व्यथित है। आज हमने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, बीसीसीआई अध्यक्ष को, खेल मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है कि जो भारत और पाकिस्तान के विरुद्ध T20 का मैच खेला जा रहा है विदेश में, उसे तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। तो आतंकी हमलों पर कैसे सियासत हो रही है आपको बयानों की एक रील दिखाते हैं। इस्लामी जिहाद के खिलाफ ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान और आतंकवादी जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा में पाकिस्तान और आतंकवादियों को जवाब दिया जाएगा। कब तक ऐसा होता रहेगा? ये सिलसिला खत्म क्यों नहीं हो रहा है? कहीं तो अकाउंटेबिलिटी तय होगी। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। हुआ में जो इस प्रकार का अटैक होना, इससे पहले रियासी में होना, खैर इन लोगों को ढूंढ तो लाया जाएगा और मार भी दिया जाएगा। इस आतंकवाद के समूल नाश के लिए प्रयास करना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि दुनिया भर से इस आतंकवाद की विदाई सुनिश्चित करनी होगी। अमित शाह के कार्यकाल में ज्यादा से ज्यादा जवानों का बलिदान हुआ। ये पूरी ताकत आतंकवादियों को खत्म करने में लगाती है तो देश का भला होगा। आतंकवादियों और उनके सपोर्टर्स का जम्मू कश्मीर की इस मिट्टी से नामो निशान मिटा करके ही उनसे लेंगे। तो देखिए, इन तरह इस तमाम मामले पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन दत्ता साहब, जिस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा है और देश में एक जबरदस्त गुस्सा, नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है कि एक के बाद एक आतंकी इस तरह के हमलों को अंजाम देने में कामयाब हो जा रहे हैं। भले ही बाद में वो अपने अंजाम तक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन किस तरह से इस तरह के मामलों को और ज्यादा गंभीरता से न सिर्फ देखना होगा बल्कि एक्शन मोड में आकर इन आतंकियों का जल्द से जल्द निपटारा भी करना होगा, इस सोच को खत्म भी करना होगा। उसके लिए होना क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? देखिए, ऐसा है कि हमको प्रोएक्टिव मोड में रहना पड़ेगा जी, रिएक्टिव मोड में नहीं रहना। जी आज हमला हो गया तो हम कुछ कर रहे हैं। हमको लगातार सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, हमारा एम क्या है कि पाकिस्तान के अंदर ये उग्रवाद जहाँ से पैदा हो रहा है उसकी जड़ को काट दिया जाए। तो ये हमारा एम होना चाहिए और लगातार हमें उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो अनआइडेंटिफाइड गनमैनों ने बहुत लोगों का खात्मा किया है वो चलता रहेगा
और मैं तो उसमें ये भी शामिल करूंगा कि आईएसआई और आर्मी के जो लोग इसकी प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं उनके साथ भी इनकाउंटर हो जाना चाहिए। और इसके अलावा हमें अपना कवर्ड क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन इंटेलिजेंस गैदरिंग का जो मैकेनिज्म है उसको बढ़ाना पड़ेगा, जहां पर हमारे गांव वाले, हमारे नागरिक जब इसकी खबर देना शुरू कर देंगे तो ये मिलिटेंट कहीं पे छुप नहीं पाएंगे। जो टेररिस्ट अगर आपको याद हो जो कठुआ में हुआ, गांव वालों ने उसका अलार्म रेज किया और तुरंत पुलिस और जो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी जो लोकल इंटेलिजेंस के साथ साथ और भी कई जो बड़े कदम है उनको उठाना पड़ेगा। इस बीच आप देखिए एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तानी क्रिकेटर ने रियासी हमले की निंदा की है। हसन अली ने लिखा है रियासी हमले पर सबकी निगाहें, और साथ ही रियासी में जो हमला हुआ 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, इस हमले की निंदा की। और देखिए ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी अटैक, ये लिखा गया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बाकायदा इस तरह से निंदा की है रियासी हमले की। हसन अली ने लिखा है रियासी हमले पर सबकी निगाहें। अभी हमने आपको दिखाया था कि कैसे शिवसेना यूबीटी के सांसद की तरफ से जो मांग है वो सामने रखी गई थी कि किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखने चाहिए, चाहे वो मैच ही क्यों ना हो, मैच भी नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ। और खास तौर पर T20 मैच में, जो T20 टूर्नामेंट चल रहा है, इसमें पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट मैच ना हो। और इसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर का ये बयान।